बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम DSM-5 के एक और टॉपिक जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर। अमूमन इस डिसऑर्डर के अंदर बच्चा रेपिटेटिव पर्पसलेस हरकत करता है, यानी गैर ज़रूरी मूवमेंट्स या हरकत करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिनका कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पर हमने जब कोई चीज़ पकड़नी हो तो हम हाथ उठाकर वो चीज़ पकड़ लेते हैं। ये हमारी पर्पसफुल हरकत होती हैं। जबकि दूसरी तरफ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर बच्चा कम से कम 4 हफ्तों तक ऐसी रेपिटेटिव पर्पसलेस हरकत करता है जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं। इन हरकत में मंदरजा झैल हरकत शामिल हैं: बॉडी रॉकिंग, जिस्म का लरजना, बैंगिंग हेड यानी सर का किसी चीज़ के अंदर मारना, जैसे दीवार के अंदर बार बार सर मारना या ज़मीन के ऊपर बार बार अपना सर पटकना, सेल्फ बाइटिंग जैसे अपने नाखूनों को कुतरना, सेल्फ हिटिंग यानी अपने आप को मारना, हैंड शेकिंग और वेविंग यानी गैर ज़रूरी हाथ का लरजना या हाथ को वेव करना शामिल हैं। क्राइटेरिया बी के मुताबिक ये रेपिटेटिव मोटर बिहेवियर्स बच्चे की सोशल, एकेडमिक और दूसरी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। क्राइटेरिया सी के मुताबिक इन तमाम सिम्टम्स का जो ऑनसेट है अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड से पहले हो जाता है। क्राइटेरिया डी के मुताबिक ये तमाम रेपिटेटिव मोटर बिहेवियर्स उसी सूरत में हम स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करेंगे जब कोई और डिसऑर्डर या कोई और वजूहात हमें इस सिम्टम्स की नहीं मिलेंगी, जैसे कि कोई सब्सटेंस यूज़ की वजह से ये सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, या किसी और फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, या किसी और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे। तब जो है हम बच्चे को स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम इस डिसऑर्डर के अंदर देखते हैं कि 2 तरह की हमें स्पेसिफिकेशंस नज़र आती हैं। हम इसको 2 तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं: विद सेल्फ इंजरियस बिहेवियर और विदाउट सेल्फ इंजरियस बिहेवियर। यानी बच्चा 2 तरह के बिहेवियर शो करेगा, एक में अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और एक में ये सिम्टम्स जो होंगे वो ऐसे होंगे जिसमें बच्चा अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा रहा होगा। जब भी बच्चे को हम लोगों ने डायग्नोज करना होता है तो हमने उसको स्पेसिफायर ज़रूर देने होते हैं कि वो आया जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि जब हमने ट्रीटमेंट प्लान चूज़ करना है हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान को चूज़ करना होता है। इसके साथ हमने ये भी चीज़ स्पेसिफाई करनी है कि ये जो सिम्टम्स हैं किसी नॉन मेडिकल या जेनेटिक कंडीशन की वजह से या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर आ रहे हैं तो उनको भी हमने मेंशन करना होता है, और इन सिम्टम्स को जो है हम लोग एडिशनल कोडिंग के थ्रू जो है वो मेंशन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिवियरिटी की। तो इसके 3 सिवियरिटी के लेवल हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड जो लेवल होता है इसमें बच्चे के जो रेपिटेटिव पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं उनको आप किसी भी सेंसरी स्टिमुलस और डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो सप्रेस कर सकते हो, यानी बच्चा जो है वो इजीली आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो और उसकी वो मूवमेंट आप रुकवा सकते हो। जबकि दूसरी तरफ अगर उसकी जो सिम्टम्स हैं या उसकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं मॉडरेट हैं तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स की भी ज़रूरत होगी और आपको साथ में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो है उसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। थर्ड आ जाता है स्वेयर। अगर बच्चे के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्वेयर हैं, बहुत ज़्यादा पर्पसलेस रेपिटेटिव मूवमेंट्स कर रहा है, तो वहाँ पे आपको कॉन्टीन्यूसली उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है और प्रोटेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी कि कहीं बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले।
अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हुए हमें उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मुराद ये होती है कि जब दो डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स मिलते जुलते हों लेकिन उनके दरमियान कोई वाज़िया फ़र्क मौजूद हो जिसकी बिना पर हम उन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर सकें। चुनाचे हमें दूसरे डिसऑर्डर्स के बारे में भी एक प्रॉपर नॉलेज मौजूद होनी चाहिए और हमें जो है इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस लाजमी देख लेना चाहिए। सबसे पहले आ जाता है नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ। नॉर्मल जो बच्चा होता है हमें उसके अंदर उसकी इन्फेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर जो है बहुत सारे गैर ज़रूरी पर्पसलेस मूवमेंट्स या बहुत ज़्यादा पर्पसलेस हरकत नज़र आ रही होती हैं। जैसे बच्चा ज़िद कर रहा है तो अपना सर मार लेता है या ऐसे की हरकत कर रहा होता है, तो ये एक नॉर्मल जो बच्चे की रूटीन है या नॉर्मल चीज़ है उसको जो है हमें डिफरेंशिएट करना है कि आया है बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक ऐसे की हरकत करे या कोई गैर ज़रूरी आपको लग रहा है कि वाकई में जो ऐसी हरकत हैं जो कि हम लोगों को कंसीडर करनी चाहिए कि नॉर्मल नहीं है। फिर बात आ जाती है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वहाँ पे भी हमें बच्चे के अंदर रेपिटेटिव स्टीरियोटिपिक मूवमेंट्स देखने में नज़र आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर देखने में नज़र आता है कि वो सोशल कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर पाते। अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना हो तो ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर सोशल इंट्रैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन एंड रिजिड रेपिटेटिव बिहेवियर्स देखने में हमें नज़र आते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ पर्पसलेस रेपिटेटिव बिहेवियर देखने में नज़र आ रहे हैं, जो कि एक वाज़िया डिफरेंस है ऑटिस्टिक बच्चे और स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ बच्चे के अंदर। अब हम ज़रा स्टीरियोटिपिक मूवमेंट एंड टिक डिसऑर्डर्स के दरमियान डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लेते हैं। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का ऑनसेट जो है वो अर्लियर एज में होता है, जो कि बिफोर 3 years है, जबकि टिक डिसऑर्डर का ऑनसेट 5 से 7 साल की उम्र के अंदर होता है। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर जो मूवमेंट्स के पैटर्न होते हैं वो कंसिस्टेंट एंड फिक्स्ड होते हैं, जबकि टिक डिसऑर्डर के अंदर वेरिएबल जो है वो मूवमेंट्स होती हैं। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उसमें आर्म्स, हैंड्स और इंटायर बॉडी इन्वॉल्व होती है, जबकि टिक डिसऑर्डर के अंदर आम तौर पर आइज़, फेस, हेड एंड शोल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर फिक्स्ड, रिदमिक एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन की जो मूवमेंट्स हैं वो होती हैं, जबकि दूसरी तरफ टिक डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत मुख्तसर, रैपिड, रैंडम एंड फ्लक्चुएटिंग मूवमेंट्स होती हैं। स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड टिक डिसऑर्डर्स दोनों के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो रिड्यूस की जा सकती हैं डिस्ट्रैक्शन के थ्रू। नेक्स्ट जो हमने स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो देखना है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ। जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है इसके अंदर ऑब्सेशंस होते हैं, जबकि स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स के अंदर ऑब्सेशंस जो हैं वो मौजूद नहीं होते। एंड जब भी आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है आपने ये भी देखना है कि जो सिम्टम्स हैं वो किसी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं आ रहे, और उनके साथ भी आपको डिफरेंशिएट करना लाजमी है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के बारे में और इसको कैसे हमने इवेलुएट करना है। इसके जो रीज़न्स हैं वो अभी तक अननोन है, मगर जब बच्चा ज़्यादातर स्ट्रेसफुल हो, बोर हो, तब जो है वो हमें बच्चे के अंदर ऐसी गैर ज़रूरी पर्पसलेस रेपिटेटिव मूवमेंट्स देखने में ज़्यादा नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर कोई जो है ड्रग इस्तेमाल की गई हो या एक्सीडेंट हुआ हो या कोई फ़िज़िकल कंडीशन हो, हेड इंजरी हो या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर चोट लग गई हो, इसकी वजह से भी जो है ये गैर ज़रूरी रेपिटेटिव मूवमेंट्स देखने में नज़र आती हैं और वो भी स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर का बायस बनते हैं। जहाँ तक बात है इसकी एवेलुएशन की, तो एवेलुएशन के लिए हमें जो है बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ हम उसको जो है वो साइकोलॉजिकल तौर पर उसकी जो है असेसमेंट भी करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं बर्थ से लेके अब तक की जितनी भी ज़िंदगी होती है उसके बारे में और उसकी लाइफ में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंड देन हम लोग
जो है किसी नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो जो है वो जल्द अपलोड की जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।